अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में इस वक्त हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बजाय उसके बजाय स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल में एक आसानी ये है कि पोटेंशियल में हम ऐसी चेंजेस ला सकते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो उसमें कुछ टर्म ज़ीरो हो जाए और वो कुछ आसान हो जाए। और एक आसानी तो ये होगी कि जो स्केलर पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, उसके बजाय सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल रह जाएगा। तो ये सारी आसानियाँ पहले आपको बतानी है, और उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, अभी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई, ठीक है। एजुकेशन जो है मैक्सवेल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है का काम शुरू करना है। ये एक तरह समरी है इस लेक्चर की, ठीक है। अब पहला काम तो ये है कि मैंने कहा चेंजेस ला सकते हैं। जो चेंजेस हैं वो चेंज के लिए एक मिलता है, इंग्लिश का एक लफ्ज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसे कहते हैं ऐसी चेंज ला सकते हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं कि मेजरमेंट साइंस कर रहे हैं ना, तो मेजरमेंट हमारी प्रेडिक्शन चेंज ना हो। तो मेजरमेंट के लिए लफ्ज़ गेज है, गेज में आखिर का इंग्लिश में आप देख लें, यहाँ भी इस्तेमाल होता है, कई जगहों पर होता है। कैसे वैसे भी कहते हैं जब किसी को गेज करने का मतलब है उसे मेजर करना है या क्या है, ठीक है। बहरहाल मेरा ख्याल अब मैं लफ्ज़ों से बताऊँ, आप ये देखें, ये किसी एक रेफरेंस है, वहाँ जो डेफिनेशन लिखी है वो ये कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चेंज है मैथमेटिक्स में जो कि हमारी फिज़िकल प्रेडिक्शन नहीं बदलती, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो एक मैं पोटेंशियल से अगर शुरू करूँ कि जो मैथमेटिक्स है ना, कौन सा मैथमेटिक्स की जी पोटेंशियल का फार्मूला या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कह लें। और ये सादा तरीन जो है वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर जब कांस्टेंट फोर्स हो ग्रेविटेशनल तो mg फोर्स होती है, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट मास यानी m से डिवाइड करते हैं तो gh है, वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल में चेंज करें, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करें, मतलब कि आपको पता है कि सिर्फ एनर्जी की सिर्फ चेंजेस मेजरेबल होती हैं। तो अगर हम एनर्जी में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो चेंजेस जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरी जो चेंजेस मान रही हैं वो उससे जो आपकी फिजिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगी। तो ये तो बड़ी सादा सी मिसाल है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चेंज है वो लाजमी पोटेंशियल की मैंने मिसाल दी, और ज़्यादा अगला जो काम है वो भी पोटेंशियल का ही है। मतलब उस दफ़ा आप इलेक्ट्रिक एंड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है, लेकिन देखिए डेफिनेशन में जिक्र पोटेंशियल का नहीं था, मैथमेटिक्स का था कि मैथमेटिक्स में ऐसी चेंज लाएँ तो कि जो कि फिजिकल प्रेडिक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में एक तो पोटेंशियल के फार्मूला जो हैं वो मैथमेटिक्स की मिसाल है, और एक दूसरी जो मिसाल है वो वेव फंक्शन है कि वेव फंक्शन। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक मिसाल के लिए फ़िलहाल है, अब इसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़कर हमने वापस नॉन क्वांटम पर ही चले जाना है। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक मिसाल ये है कि जो ना फिजिकल प्रेडिक्शन वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी, यानी वो चेंज ना हो। और जो मैथमेटिक्स क्या है, वेव फंक्शन हो। मैथमेटिक्स ये कि इवन कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसमें आयोटा हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रल, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन को अपने कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो मतलब अगर सिंपली आप स्क्वायर भी कह दें तो इतना बात यह कितनी, तो जिस mgh टाइप की मिसाल बड़ी सादा सी होगी कि अगर एक चीज़ को नेगेटिव कर देंगे तो उसका स्क्वायर चेंज नहीं होगा। ये तो आप अगर वो रियल होता तो भी कर सकते, अगर वेव फंक्शन रियल होता तो ये बात कर सकते थे। लेकिन वेव फंक्शन एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो सिर्फ माइनस तो एक मिसाल है, लेकिन इतनी सादा नहीं। अब ज़रा हम मेरा ख्याल है एक्चुअली जो मिसालों पर शुरू करें कि जिनका रिसर्च में इस्तेमाल है, जो अभी तक मैंने दो सादा बातें की हैं तो बस आइडिया देने के लिए हैं। रिसर्च में अगर किसी का इस्तेमाल है वो ये है कि कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आप इसकी ई पावर आयोटा थीटा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो चेंजेस हैं ना ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो वापस एक्सपोनेंशियल के बगैर ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जो काम माइनस के साथ हो सकता है वो किसी भी ई पावर आयोटा थीटा के साथ हो सकता है। और ये मैं बता दूँ ये माइनस है वो ई पावर आयोटा थीटा की ही मिसाल है, क्योंकि जब आपने कहा था ना साई को चेंज करके माइनस साई कर दिया, तो माइनस साई जो होता है वो कॉस पाई होता है, पाई रेडियन होता है। तो प्लस आयोटा साइन पाई तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री या पाई रेडियन का जो साइन होता है वो ज़ीरो होता है। अब ये जो कुछ है ये अभी देखा है, अभी आइंदा भी अगले लेक्चर में भी, आज के लेक्चर में बाद में भी इस्तेमाल है। आपको ये ऑयलर फार्मूला पता होना चाहिए कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है ना वो ई पावर आयोटा थीटा होता है। इस अभी मिसाल में थीटा पाई है, तो इससे आप ये करेंगे तो ये साई जो होगा ना वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये साई माइनस साई हो जाएगा, जिससे मैं ये स्लाइड में बात शुरू की थी, ठीक है।
अच्छा, ये फंक्शन के बस एक ये आइडिया देने के लिए था, लेकिन एक्चुअली बस इसका इस्तेमाल शायद हो बाद में, ये जो भी मैंने आपको वे फंक्शन वाली बताई है। लेकिन अभी इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर की हद तक तो मैं आपसे बता सकता हूँ, ठीक है, कि असल में जो इस्तेमाल है ना एक्चुअल में वो पोटेंशियल और एमजीएच में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में। वेक्टर पोटेंशियल का पता है ना, जिसका कर्ल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये उनमें चेंजेस हैं, और चेंजेस लाजमी नहीं है कि इतनी सादा से चेंज माइनस करें आप। इससे स्केलर पोटेंशियल में किसी भी फंक्शन का, फंक्शन ऑफ पोजीशन टाइम का टाइम डेरिवेटिव के साथ 1/c मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। बस करना ये आपको होगा कि वेक्टर पोटेंशियल में जो चेंज होगी ना, अगर स्केलर पोटेंशियल में टाइम डेरिवेटिव के साथ होगा तो वेक्टर पोटेंशियल में ग्रेडियंट के साथ होगा, और ये माइनस साइन के साथ है, और ये क्योंकि ये वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर है तो ये ग्रेडियंट होगा, ये डाइवर्जेंस या कर्ल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्रूव ये करना है कि इससे जो है ना, ये जो मतलब होता आइडिया ही है कि इसमें जो अब एफ कहते हैं जो मर्जी हो, तो इसका मतलब ये ख़ास किसी फार्मूले पर डिपेंडेंट नहीं है। असल में आइडिया ये है कि जो चीज़ स्केलर पोटेंशियल में आएगी और जो वेक्टर पोटेंशियल में आएगी वो आपस में कैंसिल करेंगी, ताकि अब ये जो चेंज है इसका पहले नाम बता दें, उसके बाद इसका प्रूफ बताते हैं। ऊपर इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन है। वो तो एक जनरल आइडिया था ना, ये वाली जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल की है, जिसको गेज ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड काइंड भी कहते हैं। अच्छा, अब वो जो बात जिससे मैंने अभी कही थी कि इसको हमने प्रूव करना है कि ये फाई और फाई स्केलर पोटेंशियल में और वेक्टर पोटेंशियल में चेंज को कैंसिल करेंगे और फिजिकल प्रेडिक्शन चेंज नहीं होगी। तो फिजिकल प्रेडिक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक का काम ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज करेंगे तो उसमें अगर वेक्टर पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो उसका कर्ल चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अच्छा, क्या चेंज करेंगे, ये वाली जो पिंक में मैंने ये लिखी है, ये वाली चेंज लाएंगे, ठीक है। इसको मैंने कलर वाला कुछ नहीं किया, बड़ी सादा सी बात है यहाँ तरीके, इसके लिए किसी मुश्किल की जरूरत नहीं है कि जब आप इसको ए को बदल कर आप ये कर देंगे तो क्या होगा, कर्ल ऑफ ए वही तो जो पहले था, और जो एडिशन हुई है वो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट तो कैलकुलस के मुताबिक ये होता ही ज़ीरो है। अब इसे मेमोरी ट्रिक के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन बहरहाल ये वेक्टर नहीं है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से याद होता है तो चले, अच्छी बात है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, तो ये जो बी चेंज के बाद बी वही हो गया कर्ल ऑफ ए, पहले भी कर्ल ऑफ ए था, ए को बदल करके ए प्राइम किया था ना, लेकिन ये कर्ल ए ही वापस आ गया तो बी चेंज नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा ज़रा मुश्किल कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में 2 टर्म्स हैं। यहाँ वो चीज़ है जो मैंने कहा था, स्केलर और पोटेंशियल की एफ जो मर्जी हो और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कैंसिल करेंगी, वो इसकी जरूरत में यहाँ पड़ती है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के कैंसिल है ना। तो अब ये देखें, ये मैंने अब ये कलर, अब ये तरह सी थोड़ी सी इससे लेंथी कैलकुलेशन है, एक लाइन की नहीं है, 2-3 लाइनों की है, तो मैंने कलर की भी जरूरत भी महसूस की है, ठीक है। तो ये देखें, रेड आ गया, ये रेड चेंज, और ये वेक्टर पोटेंशियल में ये पिंक चेंज है, और इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल करना है। कैसे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये स्केलर पोटेंशियल में चेंज थी ना, 2 टर्म्स, और इधर वेक्टर में 2 टर्म, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है, और ये जो अगली टर्म है इसको मैंने ब्लू कलर इस वजह से किया है कि ज़रा इंतजार करें, ठीक है, इसकी वजह का। अच्छा, इधर जो है ना ए का टाइम डेरिवेटिव, वेक्टर पोटेंशियल का टाइम डेरिवेटिव है, और ये जो माइनस माइनस प्लस, और ये ग्रेडियंट का टाइम डेरिवेटिव। अब इसको समझ गया इसको मैंने किस लिए ब्लू का कलर दिया। ये एग्जैक्टली एक टर्म है जो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक माइनस के साथ अपीयर हो रही है, जो एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा ये ना, अगर आप इन दो कैंसिल करके बाकी देखेंगे तो ये वही पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये तो होगी कि मैथमेटिक्स में चेंज होगी, जिससे हमारी फिजिकल प्रेडिक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखते हैं शायद अगली ही होगी, उनका इस्तेमाल क्या करना है। नहीं, अच्छा नहीं, पहले इस्तेमाल करना है कि हमने वो इस चेंज को करके एक हाँ, वो इस्तेमाल से पहले क्या चेंज की जाती है उसको एक नाम देना है, ठीक है। इस ये जो चेंज, इस नाम के साथ जो चेंज है ना, इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे बताना बाद के काम है, पहले इसको नाम तो दे दें, ठीक है। वो इसका नाम ये है कि अगर आप वेक्टर पोटेंशियल में इस तरह की चेंजेस लाएं कि उसकी डाइवर्जेंस वेक्टर पोटेंशियल की 0 हो जाए, तो ये इसको कहते हैं कूलम गेज, और इसमें बड़ी आसानियाँ हैं। तो पहली बात ये कि आसानी क्या हम अवेलेबल है भी कि नहीं है, तो
इसका एक एक प्रूफ है, ये ग्रिफिथ की किताब में कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर किताब है ना, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर, नॉन क्वांटम पर है, ठीक है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए को ज़ीरो करना है, और अगर आप कहते हैं कि अभी तो आपका मसला हल नहीं हुआ, ये नॉन ज़ीरो है, ये जो सबस्क्रिप्ट ए के साथ है ये नॉन ज़ीरो है, अभी आपके पास ये नॉन ज़ीरो है, तो आप वेक्टर पोटेंशियल में ऐसी चेंज लाएं, जो चेंज हो ना वो किसी स्केलर मैथमेटिकल वेरिएबल का फंक्शन ऑफ पोजीशन का ग्रेडियंट हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले जिस एफ़ कहा था, वैसे वो वाला एफ़ का गेज ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में एफ है, वो भी जो मर्जी हो, बस फंक्शन ऑफ पोजीशन और स्केलर हो। ये लैम्डा भी ऐसा ही है, ये लाजमी नहीं है कि ये दोनों वो एफ़ और ये लैम्डा सेम हो, बस ये, लेकिन ये भी कोई और हो, कोई भी हो सकता है, एफ़ हो डिफरेंट हो, ये फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम हो, और ख़ुद स्केलर हो। अच्छा, अब अगर आपने ये ए में ये चेंज लाई है, तो असल तो हमारा टॉपिक तो डाइवर्जेंस ऑफ ए था ना, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए में क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इसकी होगी और इसकी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ये डेल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये तो नॉन ज़ीरो थी, ये तो हमारा मसला था, लेकिन हमने डेल ए को ज़ीरो करना है, तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो करना है। लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो करेंगे तो वो तो ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको दिखाई नहीं दे रही, तो राइट हैंड साइड की दो हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगी। और ये अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप इसमें लैम्डा फाइंड कर लिया तो आपने लैम्डा के मदद से लेफ्ट हैंड साइड को ज़ीरो कर दिया। तो क्या लैम्डा फाइंड किया जा सकता है? तो इसके जवाब के लिए सोचें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखें इसमें ये जो है ना, ये जो नॉन ज़ीरो डिफरेंशियल डाइवर्जेंस थी, ये तो एक नोन है, आपको पता है कि ये 10 है और इसको हमने ज़ीरो करना है, या जो भी कुछ है, तो ये आपको नोन है। अब अननोन है लैम्डा, तो अननोन का डेल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी 3 डायमेंशन। ये पॉइसन इक्वेशन में होता है डेल स्क्वायर वी, और यहाँ डेल स्क्वायर है लैम्डा। अच्छा, वी नहीं, ये मेंडल एंड शाह से पढ़ा रहा हूँ, उसके पोटेंशियल के लिए कैपिटल वी के बजाय ग्रिफिथ की किताब में वी है, लेकिन मेंडल एंड शाह से जिस क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ानी है उसमें फाई है। बात वही है जो मैंने वी बोला था, ये फाई है, लेकिन लेटर ऑफ फाई है, ठीक है। और ये जो मेंडल शाह में तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, लेकिन अगर आप क्योंकि पॉइसन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ और ये जो आर्गूमेंट है ग्रिफिथ की किताब से है, तो मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट में एप्सिलॉन नॉट भी लिया है, ठीक है। तो अब ये देखें, जो हमने सॉल्व करनी थी उसमें डेल स्क्वायर, पॉइसन इक्वेशन में भी डेल स्क्वायर, अननोन फाई के बजाय लैम्डा, और राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता है, तो उसको मैथमेटिकली हमें ये भी सॉल्व करना आता है, ठीक है। वाली अगर आपने सॉल्व करके जो फार्मूला है लैम्डा का, ये आप ग्रिफिथ में सेक्शन 4th एडिशन सेक्शन 5.4 में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाल ये मैंने जो नाम पहले नाम हेडिंग तो पहले दे दी थी, और मैंने बोल भी पहले दिया था कि अगर आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए को ज़ीरो कर दिया है, तो ए का वो फार्मूला कि जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है, आपके चॉइस से आपने ज़ीरो किया, क्योंकि चॉइस है तो उस चॉइस का नाम है कूलम गेज। अच्छा, अब इसका फ़ायदे उठाना शुरू करें, ठीक है। फ़ायदे में ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्री स्पेस में, सूरज से ज़मीन पर आ रही हैं, रास्ते में कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, कोई करंट डेंसिटी नहीं है। तो गॉसेस लॉ में ये जो चार्ज डेंसिटी ये तो ज़ीरो हो जाएगी, इसको मैंने ये ग्रीन कलर दिया अपनी तरफ, हल्का सा कलर दिया, इसने तो ख़त्म हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी जिसको मैं कहता है जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे मैं आज पहला फ़िक्रा शायद आज से ही बोला है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो ये है, जो पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी। शायद इसकी इस हालत में ये बॉक्स, ये 4 डाइवर्जेंस 4 डाइवर्जेंस नहीं, ये लेप्लास वो है डेल स्क्वायर 4 का वर्जन। इसके में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, ये डेल स्क्वायर का जो 3 वर्जन है उसमें ये निस्बतन आसान है इसको डिस्कस करना। तो इसी 3 वर्जन वाले से मैं करता हूँ। राइट हैंड साइड चार्ज डेंसिटी 0 फ्री स्पेस लिखा है ना, और ये जो ब्लू है ये क्या होगा इसकी, अभी आपको पता है, अभी आपने क्या पढ़ा है, ठीक है।
अगर कूलम गेज है तो ये ज़ीरो होगा, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी थोड़ी देर हमने कहा था डेल स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू, वो नॉन ज़ीरो था, लेकिन अब और आसानी हो गई, ठीक है। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू वो जो राइट हैंड साइड थी वो ज़ीरो हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो तो पॉइसन इक्वेशन थी ना, अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो राइट हैंड साइड जीरो तो ये लैप्लास इक्वेशन होती है, और लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब जनरली पॉइसन इक्वेशन राइट हैंड साइड नॉन जीरो होती है ना, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट मैं कभी बदल रहा हूँ क्योंकि ये दो किताबों से में ट्रांजिशन है। क्लासिकल जो है वो ग्रिफिथ से है, और जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है वो मेंडल शाह से है, तो यह सिंपल मेंडल शाह के, और अब तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी मेंडल शाह एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त बार में हमारा है ये ज़ीरो, तो हम इसके क्या पर टाइम लगाएं राइट हैंड साइड पर। अब ये जो है ना पोटेंशियल फ्री स्पेस में पोटेंशियल, अगर ये चार्ज डेंसिटी ज़ीरो पूरा, अब ये देखें चार्ज हर जगह ज़ीरो है पूरी यूनिवर्स में, तो किसी जगह कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। वैसे ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मुझे आर्गूमेंट तो मैथमेटिक्स देना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर क्योंकि फिजिक्स के लेक्चर है तो आपको फिजिक्स की मदद से वो एक आपको समझा देता हूँ फार्मूला, लेकिन असल में ये मैथमेटिक्स का काम है। मैथमेटिशियन ने भी किया ही हुआ है काम, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको फिजिक्स से ज़्यादा आसान हो गया फिजिक्स में से याद करना कि जो देखें अगर चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो, राइट हैंड साइड है मैथमेटिक्स में तो, लेकिन आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है, चार्ज कहीं नहीं है। अब फिजिक्स की लैंग्वेज बन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज है कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है, तो पोटेंशियल हर जगह एक है। तो अगर आपने इन्फिनिटी पर ज़ीरो लिया है, पोटेंशियल को चूज तो करना ही होता है, ठीक है। इन पर ज़ीरो लिया तो हर जगह ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो फाई है स्केलर पोटेंशियल ये ज़ीरो हो गया। और ये आज के जो लेक्चर की जो हेडिंग में लिखे है ना कि सिर्फ वी आर लेफ्ट विद ओनली, हमारे पास सिर्फ रह जाता है वेक्टर पोटेंशियल, आधी हेडिंग तो आधी से ज़्यादा हेडिंग तो वही है, वो काम हो गया ना, स्केलर पोटेंशियल तो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थे, अब ये देखें जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये है, ये लिखा हुआ ना जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये है डेल म्यू ए म्यू, ठीक है। ये क्या बनेगा, 4 कंपोनेंट को कंपोनेंट से करना चाहो 4 दफ़ा, ये डाइवर्जेंस बनेगा। मतलब पता है मैं सोच रहा हूँ 4 में भी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर लें, और ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एक वो जो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन से ज़ीरो हो गया, 4 डाइवर्जेंस है तो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब ये ज़ीरो होने की वजह यह है कि 5 डाइवर्जेंस ऑफ ए कूलम गेज की वजह से ज़ीरो था, 5 अब ज़ीरो हुआ है, तो ये कमी ज़ीरो होगी। तो इतनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें इतना बड़ा फैक्टर तो ज़ीरो हो गया, तो और राइट हैंड साइड वैसे ही फ्री स्पेस में ज़ीरो है, तो सिर्फ आपके पास, अच्छा ये मैं 5 के लिए देख रहा हूँ डिफरेंशियल, 5 तो वैसे ही ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो हमें जो ज़रूरत है वो इससे जैसी वो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि स्केलर पोटेंशियल के लिए नहीं है, वेक्टर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। भले फिलहाल मैं एक स्केलर वेक्टर नहीं कहता, म्यू को म्यू करने देता हूँ। अगर म्यू ज़ीरो था तो ये स्केलर पोटेंशियल था जिसकी मैंने बातें की हैं, और ये बातें सारी वक्त आया नहीं था, क्योंकि अगर ये म्यू के बजाय 1 2 3 कर देंगे तो यही बन जाएगा जो आपके पास जो वेरिएबल बाकी बचा है ना वेक्टर पोटेंशियल, वो 1 2 3 के साथ हो जाएगा। जो मैंने ज़ीरो वाली के साथ बातें कर दी थी वही 1 2 3 के साथ करते हैं। ये जो वही बात जो मैंने कही थी, ये बड़ी वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इसको मैंने लाइट सा ब्लू दिया कलर, आइडिया ये है कि ये ख़त्म हो जाएगी, और अब हो गई है, ठीक है। ये ख़त्म हो गई, और ये राइट हैंड साइड सोर्सेज हैं, चार्ज डेंसिटी है, या अगर 4 की बात कर रहे हैं, 4 वेक्टर में तो ये करंट डेंसिटी भी है, लेकिन सूरज और ज़मीन के दरमियान वाला तो ये सब कुछ आपके कमरे में भी है, आपके ट्यूब और आपके दरमियान कोई लोकल उस जगह पर तो कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो ये सोर्सेज ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। सवाए चंद सोर्सेज के जो हमें पता है, सूरज हो गया, ये ट्यूब हो गया, या उनको छोड़कर बाकी जगह पर जो है ना, अगर आप इक्वेशन कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो गया, लेकिन बहुत ज़ीरो हो गया, सिर्फ ये बॉक्स ऑफ ए ज़ीरो रह गया, बाकी सब कुछ ज़ीरो हो गया। और ए में भी वो जो मैं कहता है अभी जो म्यू की जगह ज़ीरो कर दें स्केलर पोटेंशियल होगा, वो तो वैसे ही ज़ीरो हो चुका है, तो सिर्फ ये लोकेशन भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल का बॉक्स ज़ीरो है, हमारे से ये रह गई, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन की बात शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, वेव्स हैं जो कि मैक्सवेल ने भी कहा था, और जैसे मैंने कहा था रिलेटिविटी ने इक्वेशन तो ख़त्म नहीं की मैक्सवेल की, ठीक है। तो 5 ज़ीरो हो गया, हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है, और इस वक्त एक्सपेरिमेंटली ये टाइप ये पुरानी मैक्सवेल इक्वेशन से ये
पोटेंशियल के बारे में आपको पता है जी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और आपको पता है जी वो ट्रैवल करते हैं और जो ट्रैवल की डायरेक्शन उसको सपोज के कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने इसी बात को ये जो आइडियल रिजल्ट ऐसा सही होगा जो आप ये मूवी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको करना है ये इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में नहीं, हमने ये वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में करना है। वो एक बार वो कर लेंगे तो इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड तो उससे निकल ही आएंगे तुम्हारे। मैथमेटिक्स में क्या होना है, ठीक है। अभी हमने कूलम गेज में किया, इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए का 0 होगा अगर ए अभी रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड ये वेव्स हैं, ट्रैवलिंग वेव्स हैं, तो जो वेक्टर पोटेंशियल है ये इनका रिलेशन मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये भी वेव्स होगी, ठीक है। तो वेव्स की जो फॉर्म होती है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी बहुत होती है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी है अभी, ठीक है। कि ये जो कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है टाइम डिपेंडेंट का। तो यहाँ में जो चॉइस था ना वो मैंने ई पावर आयोटा लिया है, ठीक है। तो ये तो स्पेस टाइम डिपेंडेंस है और बाकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसको इस फॉर्म को मैंने वैसे वादा भी फॉर्म का किया था, सोल्यूशन कहते हैं सोल्यूशन की फॉर्म का। इस फॉर्म को अगर आप डाइवर्जेंस से इनपुट करें तो डेल डॉट अब तो आप चाहे पेन एंड पेपर पकड़ के खुद कैलकुलेशन कर लें, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप रिजल्ट याद ही रखें। डेल में क्या पहले एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये के एक्स में क्या होगा के एक्स एक्स, बस के पावर का डेरिवेटिव आपको दे देगा आयोटा के, ठीक है। फिर वाई डेरिवेटिव देंगे तो पावर का डेरिवेटिव होगा आयोटा के वाई। पहले मैंने जो कहा था वो के एक्स था, ठीक है। और फिर जब z डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा के z, ठीक है। तो क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट ए नॉट के एक्स के वाई के जेड का मतलब है कि ये किससे इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इधर लिखा, हाँ वो इधर सॉरी पहले लिखा हुआ है, ये जो ए एक्स का के एक्स के साथ ए वाई का के वाई के साथ, ये मैं बोल रहा था ना। तो ये के डॉट ए, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए के बजाय अगर ये फॉर्म है तो फिर इसका मतलब बन जाएगा के और वेक्टर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस कर, सॉरी डेल, अब ये डाइवर्जेंस की दूध नहीं है, सॉरी डेरिवेटिव नहीं रहा, तो ख़त्म हो गई। का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये वेव ट्रेवल कर रही है के अलॉन्ग, तो जो पोटेंशियल है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन है। अब आप तो अभी तक तो आप समझते थे कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हैं, लेकिन इसको मैंने कह दिया एक ही हैं वेक्टर पोटेंशियल की। तो ये शायद आपके लिए नई चीज़ हो, लेकिन अभी अगला काम ये दिखाना ना कि वो जो कम इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन है, मैं ये देख लूँ सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि जो डायरेक्शन है वो तो सीधी जो वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन है इसी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके आता है। और ये कैसे आता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो फाई तो 0 हो गया ना, सिर्फ टाइम डेरिवेटिव बचा है। और अगर आप इसको टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो पहली टर्म तो नहीं है कि दूसरे का टाइम डेरिवेटिव होगा, तो जो कि होगा माइनस आयोटा ओमेगा। तो ये साथ कैलकुलेशन कर लें तो ये कुछ है, ये तो ए ही है, तो ये तो हो गया। तो अभी तक मैं जो करता ना आगे, अभी तक आप फिजिक्स में भी अगर आपने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स होते हैं, तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ए भी उसके अलॉन्ग है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स है तो वेक्टर पोटेंशियल ए भी ट्रांसवर्स है। और अब ये बेसिक अगर बेहतर है, इसको याद रखने की कोशिश करें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मामला ज़रा सा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ए का कर्ल है, तो कर्ल क्या होगा कि आप अब वो डिटर्मिनेंट लेकर जो है आप एक्स डेरिवेटिव लें, वाई डेरिवेटिव लें, जेड डेरिवेटिव लें, तो आप ये कैलकुलेशन है ये आप खुद कर सकते हैं कि ये बन जाएगा ए के साथ ए वाई, ए के साथ के एक्स के साथ ए वाई, और फिर इसके एक्स कंपोनेंट में के का वाई और ए का जेड अगर आए तो ये कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट की निशानी है, ठीक है। कर्ल नहीं, सॉरी कर्ल तो अगर डेरिवेटिव हो तो है, लेकिन अगर ना हो तो ये सॉरी मुझे कर्ल नहीं कहना चाहिए था। हाँ नहीं, कर्ल इधर है, अब नहीं कहना चाहिए था, यहाँ तक तो मुझे कहना चाहिए था। राइट मोस्ट में कर्ल नहीं है, बस सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है कि अगर जो बी है ये ए के बी परपेंडिकुलर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है इसको। तो अब ये हो गया बी, तो वही जो आपका जो समझते थे ना कि आपको पहले पता था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर्स होते हैं, और ये आपके लिए नई चीज़ था। अब आप ये देख लेंगे, अब अपने आइंदा जो काम है, जो वेक्टर पोटेंशियल ए है वो फंडामेंटल है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफर्स होना वो एक रिजल्ट है। अच्छा, अब अगली जो सोल्यूशन, अब हमारा समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, बॉक्स ऑफ ए इक्वल टू 0।
अब बॉक्स ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सोल्यूशन है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। कई वेव्स, अब वेव मैं वही लूँगा जो भी मैंने आपको दिखाई थी प्लेन वेव, उनका सम भी, अब सम करना है कि इंटेग्रल करना है, पहला सवाल ये। अगर सम करेंगे तो फोरियर सीरीज होगा और इंटेग्रल करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, जो अगर आप करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म तो उसमें के की फोरियर सीरीज में ये होता है ना, वेवलेंथ कह दें या वेव नंबर कह दें, के कह दें, वो के जो वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसकी इन्फिनिट वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन समटाइम ये इन्फिनिटी होती है, हमारी कैलकुलेशन मसला करती है, तो हम ना उसको इन्फिनिटी को फाइनाइट बना कर कैलकुलेशन कर लेते हैं और जो इन्फिनिटी की लिमिट है वो आखिर में पुट करते हैं। तो उसको फाइनाइट बना देना का काम इसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। मेंडल और शाह से जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसका कोई चैप्टर 10 है, लेकिन वो मैंने यहाँ पढ़ाने को कराता नहीं और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है वो वाला चैप्टर, लेकिन दायरे रिसर्च में हम इस्तेमाल करते हैं, वो रेगुलराइजेशन पर ही है। लेकिन वो हम इतनी मुश्किल रेगुलराइजेशन की बात नहीं करनी, अभी तो बड़ी सादा सी बात है। आइडिया ये रेगुलराइजेशन ये है कि इन्फिनिटी को आप फॉर द मोर फाइनाइट कर दें, ठीक है। अच्छा, मुझे बड़े सादा से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। पहले तो मैं एक टर्म को बता दूं, क्योंकि अगर मैं खुद मैंने डेफिनेशन करनी होती तो मैं सिंगुलैरिटी की टर्म को इस्तेमाल ही ना करता और सादा बात मैं शुरू कर देता। लेकिन मैंने क्योंकि रेफरेंस दिया तो उन्होंने सिंगुलैरिटी की टर्म भी इस्तेमाल कर दी है कि जी रेगुलराइजेशन का मतलब है कि सिंगुलैरिटी को ख़त्म करना। ये अच्छा, वैसे ये लफ्ज़ सीख लें क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में ब्लैक होल और ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी है और ये बहुत इस्तेमाल होता है, तो चलें इस बहाने से ही सीख लें। सिंगुलैरिटी वो स्पेस टाइम पोजीशन है जहाँ कोई चीज़ इन्फिनाइट हो जाए, फिलहाल आप कह दें, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपको बड़ी मुश्किल बातों में रह गया था। असल बात इस वक्त जो मुझे चाहिए ना इस कोर्स में बड़ी सादा सी बात है, ठीक है। वो ये है कि अगर आपने देखें एक्स डिवाइड बाई एक्स की, आपने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी को आपने एक्स डिवाइड बाई एक्स कह दिया फर्ज करें, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी तो आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने एक्स ओवर एक्स कह दिया, बाद में लिख दिया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स को अगर फाइनाइट एक्स है और दूसरा फाइनाइट एक्स है उसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं ना। बस यही मिसाल काफ़ी है इस पूरे कोर्स के लिए। लेटर एक्स नहीं होगा, एल होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन में मुझे दिखाना है, एक लेंथ है, देखिए अब हमने वेव की अभी बात तो शुरू कर दी है ना वेव की, तो वेव की एक वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। एक लेंथ है, उसको वो शुरू में इस्तेमाल होगी, इंट्रोड्यूस होगी कोर्स में, और अगर मेंडल की किताब की बात करूं तो चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस होती है और जाकर चैप्टर 8 में जाकर जो है ना ख़त्म होती है। ख़त्म कैसे होती है कि अगर 1/L है चैप्टर 1 में तो L है चैप्टर 8 में, और फिजिकल प्रेडिक्शन में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो अभी तो मैंने सिर्फ 1/L दिखाना है क्योंकि अभी तो चैप्टर 8 तो बहुत दूर है ना मेंडल एंड शाह का, तो उसके लिए 1/L के लिए का इस्तेमाल ये है कि अगर आपने L इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपने कह दीजिए पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, असल में तो मेरे उनकी वेवलेंथ पर कंडीशन लगानी है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि पीरियोडिक बाउंड्री बनने का मतलब है कि जो वेक्टर पोटेंशियल, देखिए स्केलर तो ख़त्म हो गया था ना, जो वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू 0 पर है वही L पर है। ये आमतौर पर वैसे स्टैंडिंग वेव पर शर्त लगाते हैं, लेकिन इस वक्त आप इसे मैथमेटिकली समझें, इसे फिजिकली करेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी लेंथ है ये आखिर में इन्फिनिटी हो के, चाहे आपको इन्फिनिटी इमेजिन कर लिया, आखिर में फिजिक्स में ख़त्म हो जाती है। स्टैंडिंग वेव तो फिर भी दिखाई देती हैं कि यहाँ से है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक रेगुलराइजेशन है, लिहाजा इसको फिजिकल उस तरीके से ना करें, लेकिन मैथमेटिकली तो आप इसको इस्तेमाल करें ना, ठीक है। इससे होगा कि इससे जो आपकी जो वेवलेंथ है, फिजिकली मैं बता देता हूँ कि वेवलेंथ या L होगी या L/2 होगी, इस लेंथ में फिट हो सकती है। तो आपकी जो वेवलेंथ की पॉसिबल वैल्यू क्योंकि डिस्क्रीट हैं तो वेव नंबर की वैल्यू भी डिस्क्रीट होंगी, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो के है उसकी वैल्यू डिस्क्रीट होंगी, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में फोरियर सीरीज हो जाएगा। अच्छा, ये पूरी बात करने के लिए मैंने जिस पर डिपेंड किया है वो ये कि वेवलेंथ की वैल्यू L होगी या L/2 होगी, वो ETC। इसका प्रूफ असल में मैं तो आपको शायद आइडिया दे रहा था ना, उसको आइडिया को बहुत सीरियसली ना लें क्योंकि यहाँ कोई स्टैंडिंग वेव नहीं है, वेव तो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। इसे मैथमेटिकली लें, बस उसको मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें कि जी 0 पर है वही L पर है, तो 0 पर e⁻0 है, फार्मूला भी पिछला मैंने दिखाया, अभी सॉरी मैं ले जा नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, वो और जो L पर है वो E पर KXL है, यहाँ नहीं है, पिछली स्लाइड में था, ठीक है, फार्मूले में।
तो अगर ये इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये 1 हो गई, ठीक है। और राइट में आयोटा, अब यहाँ मैंने आपको कहा था आयल फार्मूला आपको आना चाहिए, अब मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है, कि ये जो है ना राइट हैंड साइड ये ई पा आयोटा थीटा, तो क्या कॉस थीटा कॉस के एक्स एल प्लस आयोटा साइन के एक्स एल, ये पूरा फार्मूला तीसरी स्लाइड में लिखा था। तो मैं जो के एक्स एल है ना उसके मुताबिक देखिए, अगर ये 1 होने वहाँ वो -1 था, ठीक है, तो वहाँ जो कॉस था वो पाई का था, लेकिन अगर आपने -1 का ये +1 है ना, तो या तो कॉस 0 का है या 2 पाई का है या 4 पाई का है, तो इसका मतलब ये 2 पाई इंटू इंटीजर है, तो के एक्स एल 2 पाई इंटू इंटीजर है। इसका मतलब जो वेव नंबर है वो जो एल है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो वेव लेंथ होगी वो इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ये वही बात है कि जो कि मैंने कही थी कि या एल होगी या L/2 होगी या क्या होगी, ठीक है। बल इस वक्त वेव लेंथ नहीं लिख रहे बल्कि वेव नंबर लिख रहे हैं, और इसकी टर्म में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख रहा था, इंटेग्रल या फोरियर सीरीज़, तो अब हमने क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो फोरियर सीरीज़ होगा, और ये कॉम्प्लेक्स सीरीज़ कॉम्प्लेक्स की आसान नहीं है। वैसे इस वक्त इतना बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो मैंने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स मैं क्वांटम मैकेनिक्स की खास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू भी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं आपको एक सलीज़ करा दूँ कि ये इसको इसके कोफिशिएंट्स वगैरह ऐसे इस तरह एज्यूम किए गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा बहुत चॉइस होता है ना सर, में आपका कांस्टेंट ऐड करते हैं तो चेंज नहीं होता, तो कुछ चॉइसेस वगैरह ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं कि ये जो दूसरी टर्म है ये पहली टर्म का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो ऑल इन ऑल ये रियल है। अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, और क्लासिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइक ई और बी रियल होते हैं, तो वेक्टर पोटेंशियल भी रियल होता है, तो अभी उससे वायलेशन शुरू नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, बाकी बातें मैं आपको समझा दूं क्या, ये तो मैंने मेरे ख्याल पिछली स्लाइड में भी दिखाया था। वो वक्त ये भी होती है ना, टाइम देखिए ये टी है और ये एक्स है, तो टी चेंज करने के साथ एक्स चेंज हो रहा था, तो ये तो मूवी थी ना जो मैं दिखा रहा था, ठीक है। अच्छा, और ये प्लेन वेव है क्योंकि उसकी एक वेव लेंथ है ना, एक के है, वो जो तस्वीर आपने देखी थी उसमें वो जो रेपिटेशन थी वो एक ही डिस्टेंस के बाद थी, और टाइम भी एक ही जो रेपिटेशन हो रही थी, तो ये तो होगी ना, इसको कहते हैं प्लेन वेव। अच्छा, इसके साथ कॉफिशिएंट में 1/L आ रहा है, ये h/c² वगैरह तो अब तैयारी है ना कि आखिरकार इसको बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल करना है, लेकिन फ़िलहाल ये कांस्टेंट है, इसकी वजह समझना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। एल जो है ना वो वही है जो मैंने कहा था, ये रेगुलराइजेशन है, ये फ़िलहाल 1/L आएगा। आप इसे एक्चुअली कोई नहीं है, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये 1/∞ कह दें या जो भी कह दें, ये मेजरेबल क्वांटिटी ही नहीं है, ठीक है। ये आखिर में चैप्टर 8 में जाकर इसने अगर यहाँ L³ रखा है तो वहाँ जाकर भी L³ होगा, खैर पावर 1/2 है तो L³ 3/2 होगा, वहाँ भी L³ 3/2 होगा, और ये कैंसिल होंगे। अगर आपने पावर इससे डिफरेंट रखी तो वो कैंसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी कह लें या क्या कह दें, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये पावर चूज करनी है, ये वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है तो एक इस पूरी जगह पर किसी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जिसकी डायरेक्शन हो, तो वो जो है ना वो है पोलराइजेशन वेक्टर। वो मैं ख्याल मैं बोला शायद नहीं, लेकिन मुझे तस्वीर तो दिखाई थी, आप कहते हैं तो मैं वहाँ फिर ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें ना, ये एक ही जो डायरेक्शन है इनकी लिखा तो था, शायद बोला नहीं ना, तो मैं इसलिए आपको दोबारा ले गया। ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो डायरेक्शन है, ये भी फॉर्मूले में आ रहे हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। ये आ रहे हैं जिनकी मैं तस्वीर दिखाई है, वो 2 थे ना, तो आर की वैल्यू या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और के जो है ना उसकी डिस्क्रीट वैल्यू है, लेकिन ऑल पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। एक तो 2 पाई इंटू इंटीजर, जितने इंटीजर हैं उतनी वैल्यू थे, और ये सम है के पर। इसकी अपर लिमिट नहीं लिखी क्योंकि ये तो इन्फिनिटी है ना, ऑल इंटीजर्स हैं, ठीक है। मतलब इंटीजर नहीं है, 2 पाई इंटू इंटीजर है, और डिवाइड बाई एल भी होएगा के साथ। अच्छा, ये जो है ना, ये फोरियर जब सीरीज़ होती है तो वो एक्स डिपेंडेंस के डिपेंडेंस में कन्वर्ट होती है, तो के डिपेंडेंस जो है ना वो इसको कहते हैं फोरियर सीरीज़ में फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं। आगे प्लेन वेव है तो समझने में मुश्किल तो नहीं है आपको, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा गया है, ठीक है। ये तो मैंने अभी बोल दिया था कि एल की पावर क्यूब इस क्यों ली है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कुछ है ना, ये अगले में इसको पहले तो मैंने तस्वीर आपको दिखा दूँ, ये क्या है, ये वही है ना कि, और ये जो इक्वेशन लिखी है वही है जो पिछली स्लाइड में थी। कंपैरिजन के आसानी के लिए क्या, वरना कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत सारी प्लेन वेव्स का सम एक वेव है,
तो ये एक ये है ना, बहुत सारी प्लेन वेव, हर कोई तो प्लेन वेव है, हर एक का के फिक्स है, हर एक का ओमेगा फिक्स है, प्लेन वेव है हर एक। ये देखें इसमें से हर एक की रेपिटेशन एक ही रेट पर है, तो ये वेवलेंथ कह दें, फ्रीक्वेंसी कह दें, ये वेव दिखाई तो वेवलेंथ रही है, ये फिक्स है, इसका मतलब के फिक्स है हर एक के लिए। लेकिन जब आप के की अगली वैल्यू पर जाएंगे तो ये वेवलेंथ बदल जाएगी, के बदल जाएगा, ये अब ब्लू के बजाय ग्रीन हो गया, और अगली वैल्यू पर जाएंगे तो रेड हो जाएगा। और दैट इसे मैथमेटिशियन ने करना, ये तो मैं समझाने के लिए तस्वीर बनाई हुई है। और जो रिज़ल्ट है वो अब ये मैं पेश की बात करूँ, अच्छा ना ही करूँ, ये अभी तो 2 स्लाइड बाद में है, ये फोटोन बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5वें लेक्चर में ये इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन भी वेव होता है कि नहीं होता, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स की हम पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स ही चल रही है, ठीक है। अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी बॉक्स ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये जो इसमें जो स्पेस और टाइम की हमारी डिपेंडेंस है ऐसी है कि बॉक्स के होता है सेकंड टाइम डेरिवेटिव माइनस सेकंड पोजीशन डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा तो ओमेगा आएगा, सेकंड पोजीशन डेरिवेटिव तो क्या आएगा, और अगर ओमेगा और के एक प्रोपोर्शन लो तो ऑल इन ऑल बॉक्स ऑफ ए का जो रिजल्ट है सेकंड टाइम डेरिवेटिव माइनस सेकंड पोजीशन डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, मैंने कहा था इसका सोल्यूशन मिल गया, मैंने वादा किया था सिर्फ सोल्यूशन की फॉर्म देने का, तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में होगी, कोई सिंबल की वैल्यू अननोन है, ये अगली साइड अगले लेक्चर का काम है बताना। लेकिन अगर फॉर्म ये है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन तो पिन पॉइंटेड होंगे ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा उस कैलकुलेशन के दौरान ये अब ये वैसे अगले लेक्चर की तैयारी के लिए है, ठीक है। वो ये है कि ये जो प्लेन वेव्स हैं इनकी ये डी टाउ असल में वॉल्यूम इंटीग्रल को ग्रिफिथ की किताब में दिया हुआ है। बस यूँ सारी बाउंड्री है, ग्रिफिथ की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स ख़त्म हो रही है और मेंडल शाह की क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरू होने वाली है। तो इसमें जो है ना कुछ बातें ग्रिफिथ की, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेंडल एंड शाह के, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको दो डिफरेंट प्लेन वेव को अगर आप के प्रोडक्ट का इंटीग्रल करें तो एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर बिलोंगिंग, हर्मिशियन ऑपरेटर मोमेंटम है, ये मोमेंटम के आइगन फंक्शन होते हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के साथ होंगे प्लेन वेव तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। लेकिन इस वक्त क्यों मैं क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर नहीं दे रहा तो उसको मैथमेटिकली मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि ये अब ये जो डी टाउ है इसमें एक्स और वाई और जेड तीनों इंटीग्रल हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर वाई पर कंसंट्रेट करें तो आपका क्या है, ये एक मिसाल है, ऐसे ही एक्स और ऐसी वाई उसका ये हाल है। मैं बताता हूँ ये मैं पूरी डिटेल की दूध क्यों नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जो हमने प्रूव करना है वो एक 0 है, तो 0 का एक फैक्टर भी 0 हो जाए तो सिर्फ वाई फैक्टर की बात कर लें, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ई पायोटा के वाई है और इसका जो अब जब अपने एंटीरियर वाई के लिहाज से करना है तो ये इसके पावर के डेरिवेटिव के लिहाज से आपने डिवाइड करना है। 1/L³ का ना एक L एक्स में चला जाएगा, एक L वाई में चला जाएगा, एक L जेड में चला जाएगा। तो यहाँ भी लिख लिया, वैसे हमारे रिजल्ट को तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेन रिजल्ट है ये कि जब अपर लोअर लिमिट आगे पीरियोडिक बाउंड्री इक्वेशन है, अपर वैल्यू लगाएंगे लोअर वैल्यू लगाएंगे तो e⁻0 ये तो हो गया -1, अपर वैल्यू लगाएंगे तो दिस मल्टीप्लाई विद L, ये 1 है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लोअर में 1 अपर में 1 तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो, अगर के और के प्राइम डिफरेंट है तो 0, और जब इक्वल है तो 1। ये भी मैं आपको समझाता हूँ बाद में, ठीक है। पहले बात मुकम्मल कर लें, ठीक है। जगह अब यही असल में यही बनी थी तरतीब में, इसकी वजह से मैंने की है बात। मैंने ये लिख दिया कि अपर वैल्यू इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की अपर वैल्यू रिजल्ट की 1 होगी। वजह नहीं बताई थी, वजह मैंने बोली थी, लिखी नहीं थी। वो ये है कि ये जो के पिछली स्लाइड में था ना कि KXL जो था वो 2π × इंटीजर होगा। तो अगर एक KXL इंटीजर का तो KYL भी इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंस है, ये इंटीजर होगा। तो जो भी तरतीब है सॉरी वगैरह आप टाइम ले लें कुछ सोचने में, तो ये अब पता चल गया ना। मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि ये 2π × इंटीजर है तो इसका जो एक्सपोनेंशियल है वो cos ऑफ 2π वगैरह वो सब 0 होता है, सॉरी cos ऑफ 2π वगैरह 1 होता है। अपर वैल्यू 1, लोअर वैल्यू 1, 1 - 1 0 ये है। अगर के और के पेपर में डिफरेंट है तो ये क्रॉनिकल डेल्टा के मुताबिक 0। और अगर सेम है तो आपको किसी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये देख रहे हैं ये सब कुछ 0 हो गया, ये सॉरी 1 हो गया। तो डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रल का 0 से L³ सिंपलेस्ट इंटीग्रल दुनिया का यही हो सकता है, ठीक है।
ये डी एक्स का एल डी वाई एल डी जेड एल एल क्यूब हो गया, एल क्यूब से डिवाइड करके 1, तो इसका मतलब ये क्रॉनिकल डेल्टा है, ठीक है। इसकी ज़रूरत असल में ये, क्योंकि ये पिक्चर वगैरह बनाई थी, अभी इंट्रोड्यूस इसलिए किया, वरना असल में तो ज़रूरत है अगले लेक्चर के लिए है, ठीक है। अच्छा, इसकी समरी है लेक्चर में कौन कौन से फार्मूले सीखे। वो ये कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फंक्शन ये होता है कि ई पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, और जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल ये होता है कि इसमें दो होती हैं, स्केलर पोटेंशियल की और वेक्टर पोटेंशियल की, और इसमें एक आर्बिट्रेरी एफ होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। और अगर आप ये चॉइस लें कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, इन्हीं की मदद से किसी को एफ को ऐसा चूज करके, और ये मसले हम कर चुके हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एक जीरो कर दें तो उसका मतलब आपने कूलम गेज इख्तियार कर लिया, चलिए ये तो एक नाम है, ठीक है। और कूलम गेज कर लिया तो डेल ए ज़ीरो हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर बाद में फाई भी ज़ीरो हो गया, स्केलर पोटेंशियल वैसे ज़ीरो हो गया था। वेक्टर पोटेंशियल का तो डाइवर्जेंस ज़ीरो हुई थी ना, लेकिन स्केलर पोटेंशियल इटसेल्फ ज़ीरो हो गया था। तो बॉक्स ऑफ ए में फाई वैसे ही ख़त्म हो गया, तो बॉक्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने सॉल्व की सिर्फ फॉर्म दिखाई है। फॉर्म ये है, अभी तो इसी को तो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।